ऋतुचर्या में कालो श्लोक नंबर 3 देखना है। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू आदिर मध्य निधनो अत्र। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, स्वयंभू शब्द प्रयोग किया गया ब्रह्मा, वायु और काल के लिए। स्वयंभू शब्द प्रयोग किया जाता है ब्रह्मा, वायु और काल के लिए। इस ऋतुचर्या में काल विभाजन दिए हैं, काल विभाजन या काल विभाग दिए हैं 11। बागभट्ट ने काल विभाग बोले हैं 12। श्लोक नंबर थर्ड में सेकंड लाइन है, स सूक्ष्म अपि कलाम न लीयते इति कालम। वह काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता, अतः उसे काल कहते हैं ना। काल बिल्कुल भी नहीं रुकता है, सदा निरंतर गति करता रहता है, इसलिए उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखो, श्लोक नंबर 5 में जो काल विभाजन है वो दिया, तत्र लघ्व अक्षरो उच्चारण मात्रो अक्षी निमेश पंचदश अक्षी निमेशो काष्ठा। उसके ऊपर 4 नंबर श्लोक में देख लो कि किस तरीके से विभाजन किया है। निमेश, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, अयन, संवत्सर, गप प्रविभागम करोति। संवत्सर युग है ये, संवत्सर और युग प्रविभागम करोति। इस तरीके से काल विभाजन दिए हैं। बागभट्ट ने 12 माने। लेकिन अभी आपने देखना कैसे निवेश बनता है। अक्षी निवेश होता है पलक झपकना। तत्र लघ्व अक्षर उच्चारण मात्रो अक्षी निवेश, जितना कि छोटा अक्षर उच्चारण में मात्रा में टाइम लगता है। पंचदश अक्षी निमेशो काष्ठा लिख सकते हैं चाहे। त्रिंश काष्ठा कला, 30 काष्ठा इक्वल टू 1 कला होती। विंशति कलो मुहूर्त कला 10 भागश, ये लिखो। मुहूर्त कितना होता है? मुहूर्त होता है 20 इंटू 1/10 कला। 20 से ही 1/10 बोलते हैं। 20 इंटू 1/10 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त होता है। और मुहूर्त को इस तरीके से भी लिखा जाता है 20 कला प्लस 3 काष्ठा, ये भी एक मुहूर्त ही बनाती है। नेक्स्ट है त्रिंश मुहूर्तो अहोरात्र, 30 मुहूर्त अहोरात्र बनाते हैं। पंचदश अहोरात्र पक्ष, और पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। और ये एक पक्ष जो है वो मास, 2 पक्ष जो है एक मास बनाते हैं। नेक्स्ट है, लिख लो। वैसे आप थोड़ा सा लिखना है तो वैसे हमने लिखा हुआ है चरक में, इसमें लिख लो। जैसे निमेश है, चरक में से देखना। जैसे निमेश है, अक्षी निमेश जो है, एक अक्षी निमेश 0.3 सेकंड के बराबर होता है। एक अक्षी निमेश 0.3 सेकंड के बराबर होता है, या फिर 9/60 सेकंड के बराबर माना जाता है। 9/60 सेकंड। एक मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का माना जाता है। 48 मिनट्स का माना जाता है। श्लोक नंबर 6, तत्र माघाद्यो 12 मासम संवत्सरा। ऑब्वियस है 12 मास एक संवत्सर बनता है। द्विमासिकम ऋतु कृत्वा षड ऋतु भवन्ति। 2 मास से एक ऋतु और 6 ऋतुएं होती हैं। शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तेषाम तप तपस्यो शिशिर मधु माधव बसंत, शुचि शुक्रो ग्रीष्म, नभ नभस्यो वर्षा, ईर्ष ओजो शरद, सह सहस्यो हेमंत। इसका निमोनिक था तमशु नईश। आपको याद होगा तमशु नईश। तप तपस्य, मधु माधव, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ईर्ष्य ऊर्ज, सह सहस्य। इस तरीके से हमने याद किए थे इनके नाम।
श्लोक नंबर 7 पे आओ। श्लोक नंबर 7 में अंडरलाइन करना है, काल विभाग करत्व आयने द्वे, दो आयन होते हैं, आपको पता है, दक्षिणायन उत्तरायण। तयो दक्षिणम वर्षा शरद हेमंत तेषु आप्यायते सोमम। जो दक्षिणायन है उसमें ऋतु आती हैं वर्षा शरद और हेमंत, और इसमें सोम जो है वो आप्याय, सोम बलवान होता है। अमल लवण मधु रस बलवंतो, और उत्तरोष्ट सर्व प्राणिना बल अभिवर्तते। इस तरीके से ये चरक में वैसे पढ़ा है कि अमल लवण मधुर रस बलवान होते हैं, और उत्तरोत्तर जो है वो वर्षा से शरद में और शरद से हेमंत में उत्तरोत्तर व्यक्तियों का बल बलवान होता है। उत्तर दिशा में शिशिर बसंत ग्रीष्म आती हैं, तेषु भगवन आप्यायते अर्कम। इसमें अर्क होता है सूर्य, इसमें सूर्य जो दूसरी ऋतुएं हैं जिसको उत्तरायण कहते हैं, इसमें सूर्य बलवान होता है, और इनमें रस होते हैं साइमल्टेनियसली, तिक्त कषाय कटु रस बलवंतो भवंती उत्तरोत्तरस्य सर्व प्राणिना बल अपहीयते। और उत्तरोत्तर सभी प्राणियों में बलवान हीन होता जाता है बल। किस तरीके से, शिशिर में थोड़ा ज़्यादा होगा, बसंत में थोड़ा और कम होगा, और ग्रीष्म में थोड़ा और कम हो जाएगा। श्लोक नंबर 8, शीतांशु क्लेदत्यो उर्वी, उर्वी होती है किरणें, अपनी शीतांशु की ठंडी किरणों विवस्वानन शोषित्वा, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शीतल किरणों से आर्द्र करके रखता है। ताबू भावपि संस्कृतम वायु पाल्यति प्रजा, यहाँ पर रेफरेंस है वायु पाल्यति प्रजा। इसका मतलब होता है चाहे जो है वो शीतल ऋतुओं से क्लेदित हो, चाहे वो भावी ऋतुओं से शोषित हो। पृथ्वी के लिए कहा है कि चाहे वो क्लेदित हो चाहे वो शोषित हो, इसको सबको नियंत्रित करती है वायु। वायु पाल्यति प्रजा, ये वायु के ऊपर ही निर्भर करता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट 9 पे देखो, अथ खल्व आयने द्वे युगपत संवत्सरो भवन्ति, दो युगों से, मतलब युगपत सॉरी मिलने से, दो आयनों के मिलने से एक संवत्सर बनता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। ते तु पंच युगम इति संज्ञा लगते, और 5 संवत्सरों मतलब 5 वर्षों के मिलने से एक युग बनता है। इसको आप चाहे हिंदी में लिख लो, ये 5 वर्ष मिलकर युग कहलाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, क्योंकि ये जो युग से क्वेश्चन आ सकता है। हमें लगता है युग जो है वो पता नहीं कितने वर्षों को बोला जाता है, लेकिन सुश्रुत और चरक दोनों ने कहा है कि 5 वर्षों को मिलने से एक युग बनता है। स एष निमेश आदि युग पर्यंत कालश चक्रवतम परिवर्तमानम, निमेश से लेकर के युग पर्यंत जो भी काल है वो चक्रवत चलता रहता है, उसी को ही काल कहते हैं। श्लोक नंबर 10, इह तु वर्षा शरद हेमंत बसंत ग्रीष्म प्रावृट षड ऋतु भवंती दोष उपचे प्रकोप प्रशमन निमित्तम। इन्हीं ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में दोषों का उपचय प्रकोप प्रशमन होता रहता है। ते तु, आगे देखो तद्यता, यहाँ से देखो तद्यता भद्रपादश युजो वर्षा, ये मैंने आपको नाम याद करवाए हैं, अगर यहाँ नहीं समझ आएंगे तो सूत्र में देखना, भाद्रपादश, भाद्रपद, और दो दो नाम बोलते हैं इनको, भाद्रपद और अश्विन, इस तरीके से होते हैं। भाद्रपद पदश ऐसे लिखा है, भाद्रपद और अश्विन मिलके वर्षा बनाते हैं। कार्तिक और मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को अगहन भी बोलते हैं, ये शरद ऋतु का नाम है। पौष माघ हेमंत के, फाल्गुन चैत्र बसंत के, वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म के, आषाढ़ श्रावण पद प्रावृट के। ये मैंने नाम आपको याद करवाए हैं और वहीं से याद करने हैं, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर भी साथ में लिख लेने हैं, वैसे है ना। MCJ सैम था, तमसु नईश था, और एक एक ऋतु को हम आगे करते थे, तो उस तरीके से इन ये नाम जो है वो बदलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 11, तत्र वर्षा स्व औषध तरुण्यो अल्पवीर्य अल्प प्रसन्ना क्षितिज मलस्प्राय। वर्षा ऋतु में औषधें बोलते हैं कि तरुण होती हैं, कच्ची होती हैं, अल्प वीर्य वाली होती हैं, नहीं होती हैं।
इसलिए जो भी खाएंगे उससे विदाहत पित्त संचय आपादयंती, वर्षा ऋतु में जो भी हम कुछ भी करते हैं उनसे पित्त का संचित होता है और पैतिकान व्याधि जन्यति, पित्तज विकार होने की संभावना होती है। श्लोक नंबर 12 में बोला है कि हेमंते भवंत्यश अल्प प्रसन्ना स्निग्ध अत्यर्थ गुरुवी, औषध जो भी होती हैं वो सारी गुरु होती हैं और अधिक स्निग्ध होती हैं। आगे अंडरलाइन करना है। श्लेष्म संचित आपादयन्ति, इसमें श्लेष्मा का संचित होता है और इसलिए देहिनाम श्लेष्मिकान व्याधि जन्यति, और देह में श्लेष्मिक व्याधियां उत्पन्न होने का संभावना होती है। श्लोक नंबर नेक्स्ट है 13। निदाधे, निदाधे बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु का पर्याय है निदाधे। निदाधे में रुक्ष अतिमात्र लघु भवंत्यष्प निसार, जितनी भी औषधि होती हैं निसार होती हैं, रुक्ष होती हैं और लघु होती हैं, क्योंकि सूर्य की प्रताप जो है उग्र होता है। तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ लिखते हैं कि इससे होता क्या है। संचय प्रावृषि अत्यर्थम, इसको भी छोड़ो, यहाँ लिखो वायु संचय आपेदयंती, और इसमें इस ऋतु में निदाद में वायु का संचय होने लगता है और वातिकान व्याधि जन्यति, वातिक व्याधियां जो हैं वो उत्पन्न होती। श्लोक नंबर 14। तत्तर वर्षा हेमंत ग्रीष्मेशु संचिताना दोषाना शरद बसंत प्रावृत्य प्रकोपिताना निर्हरेत कर्तव्य। IMP ये बोलते हैं जब दोष वर्षा हेमंत और ग्रीष्म, ऊपर हमने जो 3 ऋतुएं पढ़ी इनमें दोषों का संचय होता है, इसलिए संचय हुए दोषों को हमें शरद बसंत और प्रावृत में निर्हरण करना चाहिए। आपको पता है शरद में विरेचन करवाते हैं, बसंत में वमन करवाते हैं और प्रावृत ऋतुओं में बस्ती वगैरह देने का विधान होता है। इनमें या चरक बोलते हैं, चरक ने बोला ऋतुओं में बसंत में पंचकर्म करते हैं, याद होगा आपको बसंत में पंचकर्म करने का विधान है। और सुश्रुत ने प्रावृत मानी है, वर्षा की जगह प्रावृत मानी है सुश्रुत ने। वैसे चरक ने वहां पर वर्षा का जिक्र किया है, पर सुश्रुत ने वर्षा की जगह प्रावृत ऋतुओं में संशोधन करने के लिए कहा है। और साधारण ऋतुएं जो है जिनमें शोधन करते हैं उनका भी मैंने निमोनिक बताया था प्रसव, चरक भी कहीं कहीं पर प्रावृत का जिक्र करते हैं। साधारण ऋतुएं जो हैं वो मैंने आपको निमोनिक बताया था प्रसव, प्रावृत, शरद और बसंत ये होती हैं, इनमें ही संशोधन किया जाता है और दोषों का संचय होता है वर्ष हेमंत और ग्रीष्म में। अगर जो आपको चार्ट मैंने बताया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि दोषों का संचय जो है ग्रीष्म वर्षा और हेमंत में होता है, चाहे ग्रीष्म में वात का, वर्षा में पित्त का और हेमंत में कफ का संचय होता है। तो इनका जो निर्हरण है वो वैसे किया जाता है शरद, बसंत और वर्षा की जगह प्रावृत में, क्योंकि इनमें प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होता है वर्षा में या प्रावृत मान लो, पित्त का प्रकोप होता है शरद में और कफ का प्रकोप होता है बसंत में। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखना है। जैसे आप विमर्श में देखो, देखो मिथ्या आहार विहार आदि के संचित दोषों का संशोधन उनकी चय अवस्था में ही करना चाहिए। चय एवं जयत दोषांश संचय प्रेता दोषा लभंते न उत्तर गति ते उत्तरासु गतिषु भवंती बलवत्रा। बाकवट बोलते हैं कि चय अवस्था में ही हमें दोषों का निर्हरण कर देना चाहिए, जैसे वो उत्तरोत्तर अवस्था में जाएंगे तो अधिक बलवान हो जाएंगे। संचित दोषाहरण विधि माधवे प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हरेत दोष संचय। चरक सूत्र अध्याय 7 अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था सैक इसका निमोनिक है। सैक माधव प्रथमे मासी को अग मार्क्सिस्ट बोलते हैं, ऐसे करके अगहन बोलते हैं और चैत्र बोलते हैं। इनमें इन दोषों का निर्हरण करना चाहिए। माधवे प्रथमे मासी, वात पित्त कफ, नमस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चाहे हरे दोषम संचय। चरक सूत्र अध्याय 7 में देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। बागट बोलते हैं श्रावणे कार्तिक चैत्रे मासी साधारणे क्रमात् ग्रीष्म वर्षा हेमस चिरात वायु दिना निर्हरित। बागवट का निमोनिक था SKC।
सैक की जगह उन्होंने SKC कहा है, कार्तिक मास के लिए कहा गया है। तो ये वहां पर आपको मैंने डिटेल में लिखवाया है, वहां देखना। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 15। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 15। तत्र पैतिकानां व्याधीनां उपशमनो हेमन्ते श्लैष्मिकाणां निदाधे वातिकानां सर्दी स्वभावता एव तयते संचय प्रकोप प्रशमना व्याख्या। पैतृक व्याधियों का उपशमन हेमंत में खुद हो जाता है। शमन भी होता है ना ऋतुओं के, शमन नेचुरल शमन हो जाता है। श्लैष्मिक का निदाध में, ग्रीष्म में कफ का मतलब कि सामान्य शमन हो जाता है। वार्तिक का शरद आदि ऋतुओं में स्वभावता ही शमन होता है। वैसे तो प्रकोप में उनका शोधन कर देना चाहिए, नहीं तो अगली ऋतुओं में आने वाली में इनका सामान्य जो है शमन हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तत्व पूर्वाहे बसंत से लिंगम, पूर्वाह में बसंत के लक्षण मिलते हैं, मध्याह्न में ग्रीष्म के, अपराह्न में प्रावृष के, प्रदोषे वार्षिक में, शरद में, अर्धरात्रे प्रत्युषी में हेमंत के। देखो 3 क्वेश्चन बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रदोषे, अर्धरात्रे और प्रत्युष में। प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का पहला प्रहर, रात्रि का पहला प्रहर मतलब जब रात घनघोर रात होती है उससे एक आधा घंटा पहले। अर्धरात्रि में शरद कर, प्रत्युष होता है रात्रि का अंतिम प्रहर, मतलब सुबह का टाइम। तो ये जो है रात्रि का अंतिम प्रहर को प्रत्युष कहा जाता है और रात्रि का पहला प्रहर जो है वो उसको प्रदोषे कहा जाता है। आप इस तरीके से आपने राइम ही बना लेनी है, प्रदोषे अर्धरात्रे प्रत्युषी वर्षा शरद हेमंत, तभी बात बनेगी इसमें। और इसमें ऋतुओं कैसे शुरू होती हैं, बसंत से, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, इस तरीके से हैं। वर्षानिक का नाम नहीं है, प्रावृट है, सॉरी। बसंत ग्रीष्म प्रावृट, फिर वर्षा शरद हेमंत, ऐसे ध्यान देना है। बसंत ग्रीष्म प्रावृट, प्रावृट भी है और वर्षा शरद हेमंत भी है, इसलिए ये कंफ्यूज करता है और ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। बसंत ग्रीष्म प्रावृट, इसमें क्या आएगा, पूर्वाहे, मध्याहे और अपराहे, फिर वर्षा शरद और हेमंत में प्रदोषे, अर्धरात्रे, प्रत्युष, इस तरीके से। श्लोक नंबर 17, अव्यापनेन ऋतुष्व व्यापन्ना औषधे भवन्त्यश्च, बोलते हैं अव्यापन ऋतुओं में औषधि जल भी अव्यापन और अदूषित रहते हैं। उनका प्रयोग ताम उपयुज्यमानम प्राण आयु बल वीर ओजस करो, उनका प्रयोग करना चाहिए, वो प्राण आयु बल और ओज को बढ़ाने वाली होती है। श्लोक नंबर 18, तेषां पुनर्व्यापतो दृष्टिकारिता, और उन ऋतुओं की व्याप्ति अदृश्य से उत्पन्न होती है। ये जो ऋतुओं की व्याप्ति है या जो भी अव्यापन ऋतुएं हैं, जो व्यापन ऋतुएं होती हैं, जो अव्यापन ऋतुएं होती हैं उनमें सब कुछ अच्छा होता है। अव्यापन ऋतुएं मतलब जो साधारण ऋतुएं हैं उनमें औषधि खान पान ये सब सही रहता है, पर जो व्यापन ऋतुएं हैं उनमें सब कुछ जो है औषध खान पान सब जो है सामान्य नहीं रहता। तो बोलते हैं कि ऋतुओं की जो विकृति होती है उसका कारण क्या है, अदृष्टकारिता। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऋतुओं की अव्यापनता का कारण है अदृष्टकारिता या अधर्म। श्लोक नंबर 19, अधर्म को आपने विकृत औषध जनपदवंश कहा पढ़ा होगा, रेफरेंस। चरक ने यहाँ जनपदवंश को, सुश्रुत ने मरक कहा है। ये जो अव्यापनता या अधर्म से क्या उत्पन्न होता है, मरक उत्पन्न होता है। यहाँ लिखना है, सुश्रुत ने जनपदवंश को मरक कहा है, भेल ने जनपदवंश को जनमार कहा है। जनपदवंश से क्वेश्चन आता है कई बार, पेंडेमिक करके, महामारी, एपिडेमिक डिजीज, कुछ भी पूछते हैं इससे थोड़ा सा ना हटके भी पूछते हैं कई बार। भेल ने जनमार और चरक ने जनपदध्वंस, जनपदोध्वंस।
चरक ने वैगुण्य उपन्नानाम देश काल अनिल अंबसा गरियस्तु विशेषतु हेतु संप्रदाय थे। VJD के वात जल देश काल स्वभावता उत्तरोत्तर जो है वो गरियसी होते हैं, ये कहा है। श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22 में चिकित्सा दिए तत्र स्थान प्रति त्यागस्य शांति कर्म प्रायश्चित मंगल जप होम। स्थान परित्याग करने को कहा है। जनपद वंश में, या इसको बोलते हैं मरक में, मरक में स्थान परित्याग करने को कहा है। काश्यप ने अमल पित्त की चिकित्सा दी है देशांतर गमन। अमल पित्त की चिकित्सा जो दी है वो दी है देशांतर गमन। देशांतर गमन है ना, यही बात मतलब सेम ही होता है। देशांतर गमन का भी मतलब है स्थान को छोड़ देना, एक देश से दूसरे देश में चले जाना। स्थान परित्याग का मतलब है उस स्थान को छोड़ देना। श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 24 में इस सारे ऋतुएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऋतुओं IMP मार्क करने हैं। वायुर वात उत्तर, हेमंत उत्तर से आया और बसंत दक्षिण से। इस तरीके से निमोनिक बना लो, हेमंत उत्तर से बसंत दक्षिण से। मतलब हेमंत में वायु उत्तर से गति करती है और बसंत में वायु दक्षिण से गति करती है। ये दक्षिण से वायु हवाएं चलती हैं। वायु वात उत्तर शीतो रजो धूम व्याकुल दिशाम। अभी हेमंत ऋतु चल रही थी, देखो कैसे हवाएं चल रही थी ना, और पूरे डस्ट से भरी होती हैं। अभी भी देख लो एटमॉस्फेयर पूरा। रजो धूम आकुल दिशाम छन्न तुषार, थोड़ा सा बारिश होती है, बर्फ गिरती है। हिमानद्धम जलाशय, जल जो है हिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जम जाते हैं। रौद्र प्रियंगु पुनाग पुष्पित हिम सहाय, और ये पेड़ जो हैं पुष्पित होना शुरू हो जाते हैं। रौद्र प्रियंगु और पुनाग। रजो धूम धूम कुला दिशाम, इसको IMP और डार्क अंडरलाइन करना। श्लोक नंबर 26। शिशिर ऋतु में वात वृष्ट्याकुला, वात और वरिष्ठ होती है, वर्षा से व्याकुल रहती हैं। ये शिशिर ऋतु की पहचान है। जनवरी में, जो अभी इस साल हुई नहीं है, मतलब शिशिर जो है वात वृष्ट्याकुला, वायु और वर्षा से जो है ऋतु जो है वो भरी हुई रहती है। इतना ही अंडरलाइन करना है। शिशिर और हेमंत में बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें जो है रजोधूम दिशा और तुषार बर्फ पड़ती है, इसमें वर्षा और वात से व्याकुल है। नेक्स्ट देखनी है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में अंडरलाइन करना है। कामी जनन आनंद जननो अंग दीपनश बसंते दक्षिणोनिल, दक्षिण से अनिल चलती है। विमला काननन रूप शोभिताम किंशुक अम्भोज बकल चूत अशोक आदि पुष्पतः। ये जो पौधे हैं ये पुष्पित हो जाते हैं। मनोहर और सुमुखा पल्लव उज्ज्वला, सुमुख पल्लव उज्ज्वला को डार्क अंडरलाइन करना। नए नए पल्लव होते हैं पत्ते, नए नए पत्ते आना बसंत में शुरू होते हैं। शारंगधर ने कुंभ राशि को बसंत में रखा है। शारंगधर के अकॉर्डिंग राशियां जरूर याद रखनी है, वो क्वेश्चन आता है। शारंगधर ने बसंत ऋतु में कुंभ राशि को रखा है, एक बार क्वेश्चन आया था, और कॉमन निकालना आसान है। मैंने आपको निमोनिक बताए। कुंभ राशि जो है बसंत में, निमोनिक है इसका। कुंभ का मेला बसंत में लगता है। श्लोक नंबर 31 में ग्रीष्म ऋतु में मारुतो नैत्रिको असुखम, नैत्रिक दिशा से। इसका याद रखना थोड़ा आसान है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में नैत्रिक अजीब सी दिशा लग रही है पढ़ने में, तो ग्रीष्म ऋतु में नैत्रिक इसलिए याद रहता है कि वायु जो है वो नैत्रिक दिशा से चलती है।
असुख हो, अच्छी नहीं होती इसकी हवा, है ना। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अशुभ वायु किस दिशा किस ऋतु में चलती है। असुखों का मतलब अशुभ भी होता है, कष्टदायक पवन चलती है, अशुभ होती है। भ्रांतश चक्राह युगला, युगल होता है जोड़ा, चक्र का युगल जो है वो भ्रांत रहता है। पय पानाकुला मृग, पानी की तलाश में मृग भी व्याकुल रहते हैं। ध्वस्त वीरु तृणालता, छोटे छोटे पौधे ध्वस्त हो जाते हैं। विपर्ण अंकित पादपा, विकर्ण मतलब विपर्ण अंकित पादपा, विपर्ण मतलब पत्तों से विकृत हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और अंकित पादपा मतलब छोटे छोटे जो लताएं होती हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ऐसे कुछ है ना, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, लताएं नष्ट हो जाती हैं, और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 33। प्रावृट ऋतु IMP, प्रावृट ऋतु जो है इंपॉर्टेंट है। प्रावृट अंबर अनाबद्धम, पश्चिम अनिल, प्रावृट प से पश्चिम, इस तरीके से याद रखेंगे। पश्चिम अनिल कर्षिते अंबुदैर विद्युत उद्घोत प्रसुतैर तुल मूल सोनय। इसका मतलब है कि अंबु होता है आसमान में विद्युत घोत, जोर जोर से कड़ाकेदार बिजली लगती है। और प्रसुतैर तुलमूल सोनय मतलब, और बादल जो है वो सारे के सारे घिरे हुए और गर्जन के साथ आते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आसमान में बिजली और बादल जो है सारे के सारे गर्जन के साथ हैं तो वो प्रावृट ऋतु है। इसमें कोमल शैया, कोमल श्यामा शपाड्या मतलब कि ऐसे घास से व्याप्त हो जाता है। कोमल श्यामा मतलब कोमल कोमल घास की छोटी छोटी अंकुरों से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। शक्र गो उपज्वला माही, इसको क्वेश्चन मार्क लगाओ। शक्कर गोपज्वला, ये क्वेश्चन आया था। शक्कर गोप होता है इंद्र बहु या बहुगुटी, इंद्र बधु या वीर बहुगुटी। इसकी उत्पन्न जो है ये शक्कर गोपों से कब उज्जवल होता है, कौन सी ऋतुओं में इंद्र बधु या वीर बहुगुटी जो है वो उज्ज्वलित होती है, प्रावृट ऋतु में। कदम्ब नीम कुट सर्ज केतकी भूषितम, थोड़े से ना पेड़ों पर भी ध्यान देना, ये पौधे भी कई बार पूछ सकते हैं कि कदम्ब नीम कुट या कोई एक आधा पूछती है, सर्ज केतकी से भूषित कौन सी दिशा में होता है, कौन सी दिशा नहीं सॉरी कौन सी ऋतु में ये संशोभित होते हैं। ऐसे एक आधा पौधा पूछ सकते हैं कि सर्ज या केतकी से भूषित कब होता है, कौन सी ऋतु में होता है। श्लोक नंबर 35, वर्षा ऋतु की बात है। वर्षा ऋतु में अंडरलाइन करना है, कुमुद, यहाँ पर अंडरलाइन करो। प्रफुल्लित कुमुद नील उपल्व, ये जो कुमुद नील है ये कमल के एक प्रकार की वैरायटी है जो कि वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से फूलती है। विराजिता मतलब इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु में वो प्रफुल्लित होती है। श्लोक नंबर 36 में देखो, बहुशस्य उपशोभिता न अति गर्ज मेघ निरुद्रश अर्क ग्रहम, बहुशस्य उपशोभिता, वर्षा ऋतु में सब कुछ शोभित हो जाता है। शोभित मतलब हरी हरी घास, हरे पेड़ पौधे, सब कुछ एक्सेसिव हरा हरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। और न अति गर्ज स्व मेघनम, मेघों में बड़ी ज्यादा गर्ज नहीं होती। और अर्क जो है निरुद्ध होता है, कभी भी सूर्य जो है वर्षा ऋतु में क्लियर नहीं होता, मेघों से घिरा हुआ रहता है। श्लोक नंबर 37, बभ्रु उष्ण, क्वेश्चन मार्क लगाना। शरद अर्क श्वेत बिभ्र अम्ल नभम, बभ्रु उष्ण अर्क, सूर्य जो है वो बभ्रु उष्ण दिखाई देता है। शरद में अर्क होता है सूर्य, शरद ऋतु में सूरज जो है वो पिंगल वर्ण का या उष्ण रहता है, पिंगल वर्ण का दिखाई देता है। देखना बद कलर थोड़ा सा शरद ऋतु में बदला हुआ होता है सूर्य का। पंख शुष्क द्रुम किरणा मतलब कीचड़ युक्त सूखी और द्रुम मिट्टी से बने हुए व्याप्त हो जाती है। स्थानों में पृथ्वी में कीचड़ युक्त शुष्क, बारिशों के बाद एकदम से देखना कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। पंख कीचड़ जो है वो विकीर्ण हो जाता है, वाल्मीकियाँ वो जो मिट्टी बनानी हुई, मिट्टी सारी नरम हुई होती है उस टाइम, तो जो भी कीड़े मकोड़े अपना घर बनाते हैं ये सब में पंख शुष्क द्रुम किरणा वो सभी शरद ऋतु में बनाते हैं। इसमें पेड़ों के नाम है वाण सप्ताह बंधु
ककश, काश और असन है, बिजारिता, बंदुक, काश और असन। ये नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 39। इसमें से दो ही क्वेश्चन आया है, एक प्रभ्रूषण से आया है, एक शरद ऋतु से आया है, शक्कर गोप ज्वला, और एक क्वेश्चन आया हेमंत ऋतु से, रजो धूम आकुला दिशा। पहला ही क्वेश्चन जो था। नेक्स्ट श्लोक नंबर 39। ऋतुओं के अपने स्वाभाविक गुणों के अधिक मात्रा बढ़ने से, विपरीत होने से, गुणों में विषम होने से प्राणियों के शरीर स्थित वात आदि दोष कुपित होते हैं। वात आदि दोष कुपित होने के कारण बताएं। स्वगुणैर अतियुक्तेन विपरीतेषु वा पुनः विषमेश पीचा दोषा। तीन कारण बताएं जिनमें दोष, जिनके कारण दोष कुपित होते हैं। स्वगुणों के अतियुक्त होने से, विपरीत होने से और विषम होने से। श्लोक नंबर 40। हरेत बसंते श्लेष्माणा पित्त शर्ती निर्हते वर्षासु सम्मेत वायु प्रागम। देखो कहा है कि बसंत ऋतु में श्लेष्मा का निर्हरण करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। शरद ऋतु में पित्त का निर्हरण करना चाहिए और वर्षा ऋतु में वायु का शमन करना चाहिए। शोधन की बात नहीं करी है वायु की, यहां पर लिखना है वात का शोधन नहीं करते, शमन करते। वात का शोधन नहीं होता, शमन होता है। और यहां पर भी उन्होंने बात की, शमन करने की बात कही है, शोधन करने को नहीं कहा। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ।